मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। आपका स्वागत करता हूं जटैन क्लासेस पे फिर से एक नए चैप्टर के साथ 10th क्लास के केमिस्ट्री के अंदर, और चैप्टर का नाम है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए बेटा आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लासिफाई हुई हमारी पीरियोडिक टेबल, क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्यों जरूरत पड़ी, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर पढ़ेंगे कि किसने क्लासिफाई किया पीरियोडिक टेबल को और कब हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनकर तैयार हुई। तो चलिए आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो शुरू में पढ़ लेते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तो देखिए एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल है हाल फिलहाल आपके पास, यदि आप उस पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो आपको ऐसे वर्टिकल कॉलम्स दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज दिखेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि एक सिस्टमैटिक सिस्टम के साथ पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। इस साइड कुछ प्रॉपर एलिमेंट रखे हुए हैं, बीच में एलिमेंट है, यहां एलिमेंट है, नीचे से दो लाइनें अलग कर रखी हैं। तो क्यों इस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल देने वाला हूं। चलिए बेटा, जैसे कि आप स्कूल में हो और रिसेस हो रखी है और आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आ जाएं रिसेस के अंदर, तो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेंगे उनको, पेरेंट्स को, कि भाई रुकिए अभी रिसेस में नहीं मिल सकते आप उनसे। क्यों? क्योंकि रिसेस में आपका यही नहीं पता कि आप कहां बैठे मिलोगे। आप अपने दोस्तों के साथ किसी दूसरी क्लास में हो सकते हो, आप ग्राउंड में गए हुए हो सकते हो, या कहीं पर भी हो सकते हो, कोई स्पेसिफिक पोजीशन आपकी वहां पर नहीं होगी। इसलिए रिसेस के बाद वो मिलने के लिए बोलेंगे। अब रिसेस के बाद क्या हो जाएगा, रिसेस के बाद सभी बच्चे अकॉर्डिंग टू देयर क्लास अपनी अपनी क्लासेस में प्रॉपरली चले जाएंगे। तो बोलिए एक सिस्टमैटिक सिस्टम में जब बच्चे बैठ जाएंगे तो उस पार्टिकुलर स्टूडेंट को रिसेप्शनिस्ट के लिए बुलाकर लेकर आना इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से जो एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर्ड थे उनको भी उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया और ऐसे ग्रुप्स या फिर क्या बनाए गए, हमारे पास पीरियड्स बनाए गए। तो एक स्पेसिफाइड वेल अरेंज्ड ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया। तो आज हमें जानना है कि पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश या किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनी है हमारे पास। तो चलिए मेरे साथ पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में चलिए चलते हैं बेटा। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में अभी हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1817 की। कब की बात हो रही है बेटा? 1817, 1817 की बात हो रही है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डाबे राइनर। क्या नाम है बेटा? डाबे राइनर नाम है उसका। डाबे राइनर बोल रहा है कि मैंने एलिमेंट्स को क्या कर लिया है बेटा, अरेंज कर लिया है। तो चलिए डाबे राइनर भाई साहब के पास चलते हैं, डाबे राइनर से पूछते हैं कि डाबे राइनर जी आप बताइए आपने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है, किस तरह से ग्रुप्स बनाए हैं। कब की बात हो रही है? 1817 की। हमारे दिमाग में ये याद ही नहीं है हमें कि अब 2022 में नई पीरियोडिक टेबल आ चुकी है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं पता। हाल फिलहाल बात करें 1817 की, और डाबे राइनर के चरणों में वंदन करिए और डाबे राइनर से मिलिए कि भैया डाबे राइनर बता दो हमें किस तरह से एलिमेंट्स को आपने क्लासिफाई किया है। तो चलिए डाबे राइनर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बातें। डाबे राइनर बोलता है कि मैंने ट्राइएड्स बनाए हैं बेटा। क्या बनाए हैं? ट्राइएड्स वर गिवन बाय डाबे राइनर। क्या दिए गए उसके द्वारा? ट्राइएड्स। ट्राई मैंने होता बेटा तीन। क्या मतलब होता है ट्राई का? तीन। तो रूल ऑफ ट्राइएड्स किसने दिया आपसे पूछे? रूल ऑफ ट्राइएड वाज गिवन बाय डाबे राइनर। अब पूछिए बेटा डाबे राइनर से कि डाबे राइनर जी ये तो बता दीजिए कि ट्राइएड का मतलब क्या है। तो डाबे राइनर का एक ट्राइएड मैं आपको दिखाता हूं और उसके एग्जांपल से समझाते हैं कि डाबे राइनर के ट्राइएड का क्या मतलब है। तो ट्राइएड का मतलब है बेटा हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीन एलिमेंट का उसने एक ग्रुप बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था। इसी को नाम दिया उसने ट्राइएड। क्या नाम दिया? ट्राइएड। वैसे तो तीन ट्राइएड और हैं इसके डाबे राइनर के, वो समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाल रखी है हमने जटैन क्लासेस पर। शॉर्ट वीडियो है वो, तो जटैन क्लासेस में शॉर्ट वीडियोस में जाएं, वहां पर ट्रिक के साथ डाबे राइनर के ट्राइएड्स याद करवाए गए हैं। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर उनको बताने की। तो ट्राइएड का मतलब क्या है? तो ट्राइएड के अकॉर्डिंग बोलता है डाबे राइनर कि मान लो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। तो क्या बोलता है वो कि पहले एलिमेंट का मास लीजिए, प्लस में तीसरे एलिमेंट का मास लीजिए,
उसको 2 से डिवाइड करो तो सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल आ जाएगा। यही मेरा रूल ऑफ ट्राइएड्स है। यही क्या है मेरा रूल ऑफ ट्राइएड्स। हम तो कतई अचंभे में हो गए कि भाई गजब हो गया, ये तो डाबे राइनर भाई तू ही है, इस धरती के ऊपर तू ही पैदा हुआ है, ठीक है, जो मतलब इतनी बड़ी डिस्कवरी करके लेके आया है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला एलिमेंट है लिथियम। बेटा लिथियम का मास होता है हमारे पास, लिथियम कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे लिथियम का मास होता है 7। तीसरा एलिमेंट कौन है बेटा? पोटेशियम। पोटेशियम का मास होता है बेटा हमारे पास 39। इनको 2 से डिवाइड करो तो 46 डिवाइड बाय 2 23। अरे 23 आ गया बेटा, 23। और एग्जैक्टली 23 जो एटॉमिक मास होता है वो सोडियम का ही होता है बेटा। किसका होता है? सोडियम का। यहां से हम तो कतई अचंभे में पड़ गए, अरे ये क्या कर दिया भाई डाबे राइनर तूने, ये तो गजब कर दिया है भाई, कहर ढा दिया, कहर, कतई जहर हो गया, जहर, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली सही बोल रहा है भाई डाबे राइनर। क्या बोल रहा है हमारे पास? सही बोल रहा है डाबे राइनर। तो इस तरह से डाबे राइनर ने कौन सा रूल दिया बेटा? अभी याद कर लीजिए वीडियो के अंदर मेरे साथी। Rule of triads was given by Dabe Rainer. According to the triad, the element, 3 elements were classified in a group. The mass of first element and the mass of third element and their mean, जो उनका mean लिया, that comes out to be equal to the mass of second element or central element. This was the rule of triads given by Dabe Rainer. लेकिन हम कहाँ ठहरने वाले थे? हम तो कमियां ढूंढने में भाई, लोगों की टांग खींचने में हमें मजा आता है। हम तो कमियां ढूंढने लगे किसके अंदर? डाबे राइनर के अंदर। तो उसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं डाबे राइनर की? तो पूछिए डाबे राइनर से कि भाई आपके रूल में तो कमियां हैं, ठीक, क्या कमियां हैं? कि डाबे राइनर का जो रूल है उस टाइम सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था, ठीक। द रूल वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट पे उसका रूल एप्लीकेबल नहीं था। कहने का मतलब है सभी एलिमेंट्स के वो ट्राइएड नहीं बना पाया। उसका जो रूल है फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, उनका मीन जो है सेकंड एलिमेंट के इक्वल आता है, वो रूल सभी एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था। और क्या कमी रही? कि जो न्यू एलिमेंट आए, नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, उन नए एलिमेंट्स पे भी उसका रूल बेटा एप्लीकेबल नहीं था। तो बेटा ये क्या थी? डाबे राइनर की कमियां थी, ठीक है। तो अचीवमेंट में रूल ट्राइएड का दिया। ट्राइएड का मतलब पहले का मास, तीसरे का मास 2 से डिवाइड करिए, दूसरे का मास, ठीक है। कमियों में नए एलिमेंट पे नहीं चला, उस टाइम भी सभी एलिमेंट्स के ट्राइएड नहीं बना पाया, ठीक है। तो बेटा इसके जो ट्राइएड बनाए थे उस टाइम पे, उन ट्राइएड्स को याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, ली ना का सरदार भाई कल बाहर आई एसएसटी, कल बाहर आई एसएसटी। तो देखिए ली मतलब बेटा लिथियम, ना Na सोडियम, का कैसे के पोटेशियम, और का मतलब Ca, देखो Ca का कैल्शियम, सर स्ट्रोंटियम, भाई बेरियम, Ba भाई बेरियम, ठीक है। कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, एस सल्फर, एस सेलेनियम, टी टेल्यूरियम, ठीक है। तो ये वाला पहला ट्राइएड था, ये दूसरा ट्राइएड, ये तीसरा ट्राइएड और ये चौथा ट्राइएड। इस तरह से आप डाबे राइनर के ट्राइएड्स को याद कर सकते हो। चलिए फिर इसके अंदर कमियां निकल गई, आगे चलते हैं किसी नए साइंटिस्ट के पास जो नया रूल लेकर आएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो चलिए बेटा चलते हैं आगे। अब 1817 में थे ना, आगे निकल के आ गए हैं, अब आ गए हैं 1866 में, 1866 में। और एक और साइंटिस्ट महोदय के प्रणाम चरणों में वंदन करिए, उनका नाम है न्यूलैंड्स। क्या नाम है? न्यूलैंड्स। तो बेटा बता दें आपको, जब न्यूलैंड्स के पास हम गए उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे? 56 एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड्स क्या बोला भाई, मैंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा है। किस में रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। तो ये आप याद रखने की जरूरत है। उसका जो रूल था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का नियम दिया बेटा। ऑक्टेव्स का मतलब होता है बेटा अष्ट, अष्ट का मतलब होता है बेटा 8। क्या मतलब होता है अष्ट का? 8। तो भाई ये अष्ट का मतलब क्या है? बोला अष्ट का मतलब है सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा, ये मतलब है अष्ट का। अरे भाई बहका गए रहे हो क्या न्यूलैंड्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है दिमाग में? बताओ सारे गामा पाधा निशा का मतलब क्या है? बोला सा रे गा मा पा धा
नी सा, ये मतलब भाई सारेगामा पाधा निसा का। बोला इसका मतलब भी समझा दो। बोला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला ये कौन सा एलिमेंट, हम बोले पहला। बोला ये कौन सा एलिमेंट, ये बोला 8वां। बोला और 8वां और पहले की बोलो साउंड मैच हो रही है नहीं हो रही है, अरे हो तो रही है, सा 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 सा। आगे चलना रे रे रे, इसको पहला मान लो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे इसके रिस्पेक्ट में जो 8वां एलिमेंट है उसकी साउंड भी मैच हो रही है। तो अब म्यूजिकल टोन्स के साथ उसने अपने रूल को क्या किया, कंपेयर किया। तो भाई हमें ये रूल तो समझा दो। तो कहता है न्यूलैंड्स कि यदि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो जो पहला एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो 8वां एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, क्या है प्रॉपर्टीज, वो आपस में क्या हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, आपस में मैच हो जाती है। बोला जैसे लिथियम की मैच हो जाती किसके साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ मैच हो जाती है बेटा, सोडियम के साथ। लिथियम 3 नंबर, सोडियम में 8 जोड़ो तो बेटा 3 में 8 जोड़ो तो 11। तो बोले इसके रिस्पेक्ट में तो 8वां ही हुआ है, नहीं हुआ। बोले भाई ये तो गजबे रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है आपका, तो न्यूलैंड्स के चरणों में वंदन है भाई। ठीक है, चरणों में वंदन है। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कमियां ढूंढना, टांग खींचना। तो लग जाएं अपने काम पे, लग जाते हैं अपने काम पे। न्यूलैंड से करिए क्रॉस क्वेश्चनिंग। अरे न्यूलैंड भाई ये तो बता, तेरा रूल 56 के 56 एलिमेंट पे चलता है या नहीं चलता है। बोला सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा। मेरे को बस कैल्शियम तक सारे गामा पाधा निसा आता है। कहां तक आता है, कैल्शियम तक। इसका क्या मतलब है कैल्शियम तक आता है। बोला मेरा जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का रूल है, आफ्टर 20 मतलब आफ्टर कैल्शियम, ये रूल फेल हो जाता है। तो पहली कमी ढूंढ ली हमने। क्या ढूंढ ली है बेटा, पहली कमी कि द रूल वाज नॉट एप्लीकेबल फर्दर कैल्शियम, कि कैल्शियम के बाद इसका जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं था। और क्या कमी है, पूछिए न्यूलैंड से कि जो न्यू एलिमेंट आएंगे उस पे रूल आपका चलेगा या नहीं चलेगा। बेचारा न्यूलैंड बोला बख्श दो, अब तो टांग खींच ली, अब तो बख्श दो। बोला क्यों बख्श दे, बता नए पे चलेगा नहीं चलेगा। अरे भाई अभी इन्हीं पे नहीं चल रहा 56 के 56 एलिमेंट पे, 20 के बाद ये रूल फेल हो रहा है, तो नए एलिमेंट की क्या गारंटी है। तो भाई ये तो कुछ नहीं है भाई, न्यू एलिमेंट पे तेरा रूल चलेगा ही नहीं न्यू एलिमेंट पे। फिर न्यूलैंड की एक कमी, ये तो दिमाग में ये सेट करके बैठा हुआ था, ये मानकर बैठा हुआ था कि इस नेचर में बस 56 ही एलिमेंट हैं। ये मानकर बैठा हुआ था, उसने तो बस एज्यूम कर लिया था कि देयर आर ओनली 56 एलिमेंट। इस बेचारे को ये पता नहीं था कि जब तू लुढ़क जाएगा या तू चला जाएगा इस दुनिया से, तो उसके बाद भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है। कमियां हैं न्यूलैंड्स में। न्यूलैंड्स की अचीवमेंट की बात करें तो इसके टाइम पे 56 एलिमेंट थे बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, मैच होगी। कमियों की बात करें, कैल्शियम के बाद इसका रूल नहीं चला, नए एलिमेंट पे इसका रूल नहीं चला। ये मानकर बैठा हुआ था कि प्रकृति में सिर्फ 56 एलिमेंट हैं, ये इसकी क्या है, कमियां बेटा। तो इसके बाद बेटा जो आया था एक लोथर मेयर भी आया था भाई बीच में, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको कौन भी आया था बेटा, लोथर मेयर। लोथर मेयर ने जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और जो एटॉमिक मास है बेटा, एटॉमिक मास, उसके बीच में क्या बनाया था, बस ग्राफ बनाया था। आपको ये याद रखने की जरूरत है, किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक मास के बीच में उसने एक ग्राफ बनाया था। तो वो कहता है कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसलिए उसने एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं 1869 में, जिस साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। भाई मेंडलीव का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, दोनों के लिए मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है।
क्योंकि मेंडलीव ने कुछ खास काम किए थे जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे जो नहीं कर पाए थे। डाबेराइनर नहीं कर पाया था, न्यूलेंस नहीं कर पाया था, लोथर मेयर नहीं कर पाया था। तो मेंडलीव ने ऐसा क्या किया था? चलिए बारी बारी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। मेंडलीव की अचीवमेंट्स पढ़ रहे हैं बेटा। पहले क्या पढ़ रहे हैं? अचीवमेंट। पहला, मेंडलीव के टाइम्स पे बेटा 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट नोन थे बेटा उसके टाइम पे? 63 एलिमेंट। उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा था। मतलब पहले उस एलिमेंट को रखेगा जिसका एटॉमिक मास कम है, बाद में उस एलिमेंट को जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसने एलिमेंट को रखा बेटा। तीसरा, अब बोलोगे कि सर ऐसा तो न्यूलेंस ने भी किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो न्यूलेंस ने भी रखा था, ठीक है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात थी? अब सुनो, अब मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है ए बी सी, बोलो यहां पर क्या आएगा? डी आएगा ना, एफ जी एच। अब कोई यदि कॉमन साइंटिस्ट होता, जैसे नॉर्मल साइंटिस्ट होता, तो पता होगा कि वो क्या करता है, वो ऐसे लिख देता ए बी सी एफ जी एच आई जे के एल। लेकिन मेंडलीव ने दिमाग लगाया, मेंडलीव ने देखा ए बी सी, इसके बाद एफ है। क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ, गड़बड़ हो गई क्या भाई? तो एबीसीडी में गड़बड़ हो गई है। डी बच गया और यहां पर क्या बच गया है? ई बच गया, ठीक। तो इसने सोचा, मेंडलीव ने दिमाग लगाया। वो क्या दिमाग लगाया कि ए बी सी, उसको लगा कि एफ यहां पर फिट नहीं बैठ रहा। समझो इस बात को, एफ यहां पर फिट नहीं बैठ रहा। तो उसने दिमाग लगाया कि क्या पता तेरे जाने के बाद नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए और वो नया एलिमेंट इस डब्बे के अंदर फिट बैठ जाए। तो उसने यहां पर खाली स्पेस छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया बेटा? खाली स्पेस। कहने का मतलब यह है, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी थी नए एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए बेटा? नए एलिमेंट्स के लिए। तो लिख रहा हूं मैं, ही लेफ्ट स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स के लिए उसने क्या छोड़ दिया था बेटा? स्पेस छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था बेटा? उसने नए एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट यहां पर देख रहा हूं भाई, एक सेकंड रुकिए आपको। जैसे बेटा जर्मेनियम की डिस्कवरी बाद में हुई थी, जर्मेनियम की डिस्कवरी बाद में हुई थी, और जर्मेनियम आता है एल्यूमिनियम के बाद। किसके बाद आता है बेटा? एल्यूमिनियम के बाद आता है जर्मेनियम, ठीक, ठीक है। कौन आता है बेटा? जर्मेनियम, ठीक है। किसके बाद आता है? कासी जी। सिलिकॉन के बाद आता है, सॉरी, जर्मेनियम। किसके बाद आता है? सिलिकॉन के बाद। सिलिकॉन के बाद कौन आता है? जर्मेनियम। भाई इसको करेक्ट कर लें, आफ्टर सिलिकॉन क्या आता है? जर्मेनियम। अब बोलो, उसने जर्मेनियम के लिए क्या छोड़ दी? खाली जगह। क्या छोड़ दी है? खाली जगह। तो देखिए क्या हुआ, उसने इसका नाम भी दे दिया पहले से ही। देखो खाली जगह तो छोड़ी उसने जर्मेनियम का पहले नाम भी लिख दिया। क्या नाम लिख दिया उसने? उसका नाम लिख दिया एका सिलिकॉन। क्या लिख दिया? एका सिलिकॉन। एका का मतलब है बेटा बाद वाला, बाद वाला मतलब सिलिकॉन के बाद वाला एलिमेंट, सिलिकॉन के बाद वाला एलिमेंट। तो उसने दो काम किए, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए स्पेस छोड़ दिया, और जो स्पेस छोड़ा है उसका नाम भी बता दिया। कैसे बताया? कि उससे जो पहले वाला एलिमेंट है ना, पहले वाला, उसके नाम के आगे एका वर्ड लिख दिया। एका संस्कृत का वर्ड है एका, जिसका नाम मतलब होता है बाद वाला। तो जैसे सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? जर्मेनियम। तो उसने नाम लिख दिया एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद वाला, ठीक है। तो उसने नाम भी लिख दिया, उन्होंने नेम्ड दे दिया बेटा। ही नेम्ड एलिमेंट्स। क्या किया उसने? ही नेम्ड एलिमेंट्स बाय यूजिंग एका वर्ड। क्या वर्ड यूज करके बेटा? एका वर्ड यूज करके उसने एलिमेंट्स के नाम भी दे दिए, ठीक है। अच्छी बात है ना, अचीवमेंट्स में है ना, अच्छी बात है, ठीक है। और अचीवमेंट पढ़ते हैं बेटा। उसने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई बेटा। क्या बनाई? अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उसने। क्या बनाई? पीरियोडिक टेबल। और उस पीरियोडिक टेबल में बेटा 8 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे बेटा? 8 ग्रुप्स। और 6 क्या थे उसकी पीरियोडिक टेबल में? पीरियड्स। 8 ग्रुप थे, 6 क्या थे? पीरियड। अब बेटा ग्रुप्स और पीरियड क्या होते हैं? जैसे मैं यहां पर लाइनिंग कर दूं, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये जो ऊपर से नीचे जाती है ना, ऊपर से नीचे, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। और जो लेफ्ट टू राइट लाइनें जा रही हैं, इनको बोला जाता है बेटा पीरियड्स।
तो उसकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 क्या थे बेटा, पीरियड्स थे। किसकी पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और पढ़े बेटा इसके बारे में, 6th पॉइंट के बारे में पढ़े थोड़ा सा और इसके बारे में। 6th पॉइंट, इसने क्या किया बेटा, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले दे दिए। ऑक्साइड और जो हाइड्राइड्स हैं उनके फॉर्मूले इसने बना दिए। क्या बना दिए, उनके फॉर्मूले बेटा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दूं फॉर्मूले बनाने के। जैसे आपसे कहें बोरोन का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाओ अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। तो बोलो बेटा, बोरोन होता है बी, ऑक्साइड का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन। बोरोन कौन से नंबर पे आता है बेटा, चेक करिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5वें नंबर पे। तो बोरोन की वैलेंसी हुई 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ये फॉर्मूला बनाने में सीख चुके हम, ये इसके पाव में, ये इसके पाव में। तो बोरोन के ऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ बेटा B2O3, बन गया। ऐसा ही मेंडलीव ने बनाया था। किसने बनाया था, मेंडलीव ने। हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाओ बेटा, बोरोन हाइड्राइड मतलब बेटा हाइड्रोजन, बोरोन की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, तो ये यहां, ठीक है। तो बोलिए इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या बना बेटा, BH3। क्या बन गया, BH3, ठीक है। बना लेंगे किसी भी ऑक्साइड और किसी के भी हाइड्राइड का फॉर्मूला। मैं कहूं कार्बन के ऑक्साइड और कार्बन के हाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ बेटा। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो इससे काट दो पहले, तो 2, एक इसके पाव में, 2 इसके पाव में, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला आया CO2। कार्बन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आया, CO2। कार्बन के हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 1, ये इसके पाव में, ये इसके पाव में, तो आंसर आएगा बेटा CH4। तो इसी तरह से आप किसी के भी हाइड्राइड और किसी के भी ऑक्साइड के फॉर्मूले आसानी से बना सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थी अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव की अचीवमेंट्स। तो बेटा एक मेंडलीव की खास बात भी है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उस टाइम वहां पर मैगजीन के अंदर छपी थी और वो उस अपनी पीरियोडिक टेबल को अपनी माताजी को डेडिकेट करता है। किसको डेडिकेट करता है, अपनी माताजी को, क्योंकि उसकी माताजी ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, गरीबी के अंदर उसको पढ़ाया लिखाया। तो अपनी पीरियोडिक टेबल को किसको डेडिकेट करता, अपनी माताजी को डेडिकेट करता है। तो चलिए बेटा अपने काम पर फिर से लग जाते हैं। अपना काम क्या है सर, अपना काम है टांग खींचने का काम। किसका काम है, टांग खींचने का। मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या कमियां रही, हम तो ये जानना चाहते हैं, चलिए फिर जनाते हैं बेटा आपको कि मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में क्या क्या कमियां हमारे पास रही हैं। तो चलिए कमियों के अंदर सबसे पहली कमी, ठीक, पॉइंट वाइज चलेंगे। हाइड्रोजन की पोजीशन का नहीं पता अभी तक कि हाइड्रोजन को कहां रखे कहां नहीं रखे। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया कौन, मेंडलीव, ठीक है। सेकंड कमी की तरफ चलें बेटा, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया इसने कि आइसोटोप्स की पोजीशन कहां पर होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। किसकी पोजीशन बेटा, आइसोटोप्स की पोजीशन कहां होने वाली है पीरियोडिक टेबल के अंदर। बेटा आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन जिसका जो मास है वो क्या हो बेटा, डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन 612, कार्बन 614, बोलो इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या बेटा, डिफरेंट है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। क्लोरीन बेटा 1735, क्लोरीन 1737, बोलिए एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है बेटा, इनका डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। तो इनके बारे में नहीं बता पाया कौन, मेंडलीव। तो क्या है उसकी कमी। तो बेटा नेक्स्ट कमी की यदि हम बात करें, ड्रॉबैक की बात करें, ठीक है, आइसोटोप की बात हो चुकी है। थर्ड पे यदि हम आए, कुछ और कमियां थी। इसने क्या कहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखूंगा या नहीं रखूंगा, इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन कुछ एलिमेंट के ऐसे पेयर हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए, जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक मास बेटा 58.9, निकल का एटॉमिक मास 58.7। कोबाल्ट को तो पहले रख रखा है और निकल को रख रखा है बाद में, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स रूल कि डिक्रीज, जिसका कम एटॉमिक मास उसको पहले रखना चाहिए था, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को कहां रखना चाहिए था, बाद में रखना चाहिए था। मतलब खुद ही रूल बना रहा है और खुद ही तोड़ रहा है, ठीक है। अगली बात करें बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट जो डिसिमिलर एलिमेंट हैं, मतलब उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है फिर भी इकट्ठे रख रखे हैं। जैसे बेटा पोटेशियम को किसके साथ रख रखा है, कॉपर के साथ।
किसके साथ रख रखा बेटा? पोटेशियम को कॉपर के साथ। अब पोटेशियम की और कॉपर की तो वैलेंसी भी मैच नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। ये अल्कली मेटल है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो कुछ ऐसे एनोमलस पेयर बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? एनोमलस पेयर, अजीबोगरीब से जोड़े बना रखे, पेयर बना रखे हैं। तो इन कमियों के साथ हम मेंडलीव क्लासिफिकेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो बेटा 63 एलिमेंट नोन थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, स्पेस रख दिया, न्यू एलिमेंट के लिए छोड़ दिया, न्यू एलिमेंट का नाम दिया ए का वर्ड यूज करके, पीरियोडिक टेबल बनाई, 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले इसने दिए। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इसने। कमियां कहां पर रही? हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया, और एनोमलस पेयर कुछ एलिमेंट्स के इसने बना दिए। तो टुडे इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया 3 क्लासिफिकेशन को बेसिकली, डाबेराइनर का क्लासिफिकेशन, न्यूलेंस का क्लासिफिकेशन एंड मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और बने रहिए मेरे साथ जट्टैन क्लासेस पे। थैंक यू।